नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम साउथ इंडिया के हिस्ट्री और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हजारों साल पुरानी है, यानी कि चोलागंगम लेक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसको जो है लोकली पोनेरी लेक भी कहा जाता है। अगस्त 2025 में तमिलनाडु सरकार ने इस लेक को रिस्टोर और डेवलप करने की योजना को अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि ये समय है महान चोला राजेंद्र राज फर्स्ट की बर्थ एनिवर्सरी का, और इसके साथ ही इस दिन आदि थिरुविथिराई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये जो थिरुविथिराई फेस्टिवल है ये शिवा भक्ति ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है, और साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट ने जो है राजेंद्र चोला की मैरीटाइम एक्सपीडिशन और टेम्पल आर्किटेक्चर की भी याद दिलाई। सबसे पहले फेस्टिवल की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। आदि थिरुविथिराई फेस्टिवल जो है तमिल शिवा भक्ति ट्रेडिशन का हिस्सा है। इस शिवा भक्ति मूवमेंट के पीछे 63 नयनार्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो 63 नयनार्स हैं, इन्होंने 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक जो है तमिलनाडु के अंदर इस शिवा मूवमेंट को लीड किया। ये सब जो है संत और पोएट थे। इन सब की जो पोएट्स थी वो भगवान शिव के लिए डिवोटेड थी, और इन्होंने ही जो है शिवा सिद्धांता फिलोसफी को काफी फैलाया और उसको सम्मान दिया। ये जो फेस्टिवल है चोला डायनेस्टी की कल्चरल और स्पिरिचुअल लेगेसी को याद दिलाता है, और साथ में ये हमें बताता है कि किस तरीके से रिलीजन, आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस टाइम पे एक साथ चले थे। अब आते हैं चोलागंगम लेक के ऊपर। इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के अरियल्लूर डिस्ट्रिक्ट में गंगाईकोंडा चोलापुरम के पास है, और ये जो लेक है लगभग 1000 साल पुरानी लेक है। इस लेक को चोला किंगडम के महान राजा राजेंद्र राज चोला फर्स्ट ने बनवाया था। राजेंद्र राज चोला जो है जिन्होंने इस लेक को बनाया था वो राजा राज चोला के बेटे थे, और आपको याद होगा जो राजा राज चोला थे उन्होंने ही जो है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर के अंदर बनाया था। राजेंद्र चोला को गंगाईकोंडा चोलन कहा जाता है, जिसका मतलब है वो चोला जिसने गंगा को जीता था। इनकी जो नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन है वो इतनी सफल रही थी कि उन्होंने गंगा वैली तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था, और इसी जीत की याद में उन्होंने जो है नई कैपिटल गंगाईकोंडा चोलमपुरम बसाई, और इस नई सिटी के अंदर उन्होंने जो है टेम्पल और इस लेक का निर्माण किया। और ये सब जो डिटेल मैंने आपको बताई ये सब हमें आइडिया मिले हैं वत्रानेश्वर टेम्पल के अंदर मिली कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन से, और ये जो टेम्पल है तिरुवलंगाडु के अंदर लोकेटेड है, और यहीं से जो है ये कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन मिले थे। इस लेक की कल्चरल एसेंस जो है वो भी काफी फैसिनेटिंग है, क्योंकि इस लेक के अंदर जो पानी मिलता है उसको गंगा रिवर से लेके आया गया था। इसलिए ये जो रिजर्वोयर है ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, बल्कि चोला डायनेस्टी की विक्ट्री का एक लिक्विड पिलर बन गया, और इसीलिए इसको चोलागंगम कहा गया। और विजयनगर पीरियड के अंदर इसको जो है पोनेरी लेक कहा गया, और इस लेक को एक कैनाल के जरिए कोली डैम रिवर से जोड़ा गया है। ये जो कोली डैम रिवर है ये कावेरी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसके जो बंड्स हैं यानी कि जो एम्बार्कमेंट्स हैं वो इलेप्टिकल शेप के अंदर हैं, और इसको जो है लेटेराइट स्टोन से मजबूत किया गया है, जो कि उस टाइम की एक इंजीनियरिंग मार्वल मानी जाती है, और आसपास की जमीनों को जो है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें इंपीरियल चोला डायनेस्टी की कंटेक्स्ट को देखना होगा। 9th और 13th सेंचुरी के बीच में चोलाज जो है वो साउथ इंडिया के एक पावरफुल एम्पायर बन गए। इसकी जो फाउंडेशन है वो विजयाला चोला ने रखी थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक छोटे चीफ से लेकर इस पूरे विशाल साम्राज्य के रूलर बन गए। दोस्तों अगर चोला किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है मंडलम। ये जो है सबसे बड़ा रीजन होता था, काइंड ऑफ एक स्टेट जैसा। चोला एम्पायर को अलग अलग मंडलम के अंदर डिवाइड किया गया था, जैसे कि चोला मंडलम, पांड्या मंडलम, और इसका जो पर्पस था वो पूरी एम्पायर को मैनेज करने का पर्पस था। उसके बाद आता है वलांडू। ये जो है मंडलम के अंदर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करता था। चोला मंडलम के अंदर कई मंडालूज होते थे, और हर एक में 10 से लेके 15 तक जो है नाडूज हो सकते थे। इनका जो काम था वो था टैक्स कलेक्शन का, इरिगेशन को देखना, उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको मेंटेन करना। वलांडू के बाद आता है नाडू। ये जो है वलांडू के अंदर छोटे ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, जैसे कि ब्लॉक टाइप से 20 से 30 विलेज का जो ग्रुप होता था उसको नाडू कहा जाता था। इनका जो रोल था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, फार्मिंग को मैनेज करना, उसके अलावा जो पंचायत लेवल डिसीजन थे वो यहाँ पे लिए जाते थे। नाडू के अंदर और जो है छोटे छोटे क्लस्टर्स जो थे विलेजेस को, उनको कुर्रम कहा जाता था। ग्राम सभा या जो छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे वो यहीं से डिसाइड होते थे। अगर बात करें कोटम की तो ये जो है कभी कभी मंडलम के बराबर पर कुछ जगह पर स्पेशल कल्चरल और टेम्पल सेंटर के लिए यूज होता था। जैसे कि पल्लवाज का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर कांची जो कोटम था वो काफी फेमस था, और उसके बाद में चोलाज के अंडर जो है कोटम को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में भी रखा गया। तो मंडलम जो है वो एक स्टेट है, वलांडूस जो है एक बिग डिस्ट्रिक्ट है, नाडूस जो है वो ब्लॉक है, और कोरम जो है वो विलेजेस का क्लस्टर है। तो इस तरीके से चोला रूलर्स ने अपने बड़े एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज किया। दोस्तों अब विलेज गवर्नेंस की बात करते हैं, और इसके अंदर समझते हैं कोडावोले सिस्टम को। ये जो है एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन का प्रोसेस था, यानी कि विलेज असेंबली या जो ग्राम सभा होती थी उनके मेंबर्स को चूज करने का एक तरीका था।
और इस चीज को जो है चोला किंग्स ने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो पाए। अब देखते हैं इस इलेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या थी, कैसे ये होता था और इसका प्रोसेस क्या था। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो सिर्फ वो लोग कैंडिडेट बन सकते थे जो टैक्स पे करते हो और जो ऑनेस्ट हो और उनके खिलाफ कोई क्राइम रिकॉर्ड भी ना हो। अगर बात करें इस इलेक्शन के सेटअप की तो विलेज टेंपल के अंदर या फिर जहां पे ये सभा होती थी वहां पे एक बड़े पोर्ट को रख दिया जाता था। इस पोर्ट को जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर कोडम कहा जाता था। इस पोर्ट के अंदर जो है पाम लीफ रखी होती थी और उन पाम लीव्स के ऊपर जो है हर एक कैंडिडेट का नाम लिखा होता था। इन पाम लीव्स को जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर ओलाई कहा जाता था। उसके बाद क्या होता था, एक जवान लड़का आता था जो न्यूट्रल हो, वो अपनी आंखें बंद करके इस पोर्ट के अंदर से एक स्लिप को निकालता था, जिसका नाम जो है स्लिप के ऊपर होता, वो कमेटी का मेंबर बन जाता था। यानी कि ये जो है काइंड ऑफ लोड सिस्टम था। दोस्तों यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी समझते हैं। पहले बात करेंगे वेती की, उसके बाद बात करेंगे कदामाई की। ये जो है काइंड ऑफ लेबर टैक्स था। हर फार्मर या विलेज को जो है फ्री लेबर देनी पड़ती थी। इनका जो यूज है इरिगेशन कैनाल्स को साफ करना, टेंपल को रिपेयर करना और रोड बनाना, इन सब के अंदर यूज किया जाता था। आप इसको फोर्स लेबर या कंपलसरी अनपेड वर्क लेबर जो है वो भी कह सकते हो। मतलब कि इनको पैसा नहीं मिलेगा, केवल श्रम या जो काम है वो देना होगा। अब बात करते हैं कादामाई। कादामाई जो था वो एक लैंड टैक्स था, यानी कि जो प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको कादामाई बोला जाता था। यानी कि वो लोग जो लैंड को ओन करते थे उनको अपने लैंड प्रोड्यूस का एक हिस्सा गवर्नमेंट को देना होगा। और इस टैक्स का जो रेशियो होता था वो था 1/6 का, यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा उसका 1/6 जो है वो एज ए टैक्स देना होगा। और कभी कभी ये जो टैक्स है कैश के रूप में भी दिया जाता था। और इसका जो पर्पस था वो टेंपल के लिए, टैंक्स के लिए, रोड्स के लिए, आर्मी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके लिए पैसा और जो मैन पावर था उसको कलेक्ट करने का इसका मतलब था। और इसके अंदर जो विलेज पंचायत थी वो एंश्योर करती थी कि सब लोग जो है वो फेयरली कंट्रीब्यूट करें। चोला रूलर्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं बल्कि नेवल पावर हाउस भी थे। राजा राज चोला और राजेंद्र चोला के समय चोला नेवी ने जो है साउथ ईस्ट एशिया तक अपनी ताकत को दिखाया। 1025 एडी के अंदर राजेंद्र चोला ने श्रीविजय एम्पायर के ऊपर एक नेवल एक्सपेडिशन को लीड किया। ये जो श्रीविजय एम्पायर है आज का मॉडर्न सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। और ये जो श्रीविजय एम्पायर है उस टाइम पे स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर ट्रेड को कंट्रोल करता था। इसके बाद जो है चोला एम्पायर ने एक नेवी एक्सपेडिशन के द्वारा वहां पे अटैक किया और उस एरिया को कब्जा लिया। हालांकि जो चोलास थे उन्होंने श्रीविजय एम्पायर को कभी एनेक्स नहीं किया, बट उन्होंने श्रीविजय एम्पायर की जो नेवी थी उसको वीक कर दिया और वहां पे अपना जो ट्रेड कंट्रोल था उसको एस्टेब्लिश किया। और इसके बाद जो चाइना के साथ डायरेक्ट ट्रेड होने लगा था। उस टाइम पे श्रीविजय एम्पायर के रूलर हुआ करते थे संगारामा विजोतुंगा वर्मन, और इन्हीं को जो है 1025 एडी के अंदर राजेंद्र चोला ने हराया था। मतलब कि चोला जो थे उन्होंने श्रीविजय एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस टेम्परेरी कैप्चर करके अपना जो ट्रेड डोमिनेशन था उसको स्थापित किया था। मतलब कि इनका जो एम था वो मैरीटाइम ट्रेड रूट पर कंट्रोल करना था, न कि लॉन्ग टर्म टेरिटरीज को एक्वायर करना। और इसी वजह से चोलास की जो ट्रेड और डिप्लोमेसी थी वो श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स और जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है इस एरिया के अंदर फैली हुई थी। महाबलीपुरम और कावेरी पुमपट्टिनम और कोराकाई जो है इनके ग्लोबल ट्रेड सेंटर्स थे। यानी ये जो थी इनकी पोर्ट लोकेशंस थी जिनके थ्रू ये ट्रेड को डोमिनेट करते थे। अगर बात करें कल्चर और आर्किटेक्चर की तो इसके अंदर भी जो चोलास की लेगेसी थी वो आज भी अनमैच्ड है। राजा राज चोला ने जो है 1010 एडी के अंदर बिडेश्वर टेंपल बनवाया जिसका 55 मीटर की हाइट का विमाना आज भी जो है तंजावुर की स्काईलाइन को डोमिनेट करता है। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम में ग्रैंड टेंपल को बनवाया जो कि उनके पिता के मास्टरपीस से इंस्पायर था। बाद में राजा राज चोला सेकंड ने जो है 12th सेंचुरी में एरावतेश्वर टेंपल की कंस्ट्रक्शन करवाई जो कि चैरियट लाइक स्ट्रक्चर और उसकी इंट्रिकेट कार्विंग के लिए फेमस है। ये सभी जो टेंपल्स हैं आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं जो कि स्टोन आर्ट, रिलीजियस डिवोशन और अर्बन प्लानिंग का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। चोला गंगम लेक और गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है मिलकर चोला एक्सपर्टीज के 4 बड़े पिलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है वो वाटर मैनेजमेंट। उनकी कैनाल्स और रिजर्वोयर सिस्टम इतने एडवांस थे कि थाउजेंड्स ईयर के बाद भी उनको स्टडी किया जाता है। और दूसरा जो है उनकी मिलिट्री और मैरीटाइम पावर। ये जो लेक है राजेंद्र की जो नॉर्दर्न विक्ट्री थी उसका एक स्मारक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो रिलीजियस और कल्चरल पैट्रोनेज। इन्होंने जो है शिवा सिद्धांता फिलोसफी और तमिल भक्ति ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। और फोर्थ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। इसके अंदर जो है इन्होंने एक नई कैपिटल को एस्टेब्लिश किया और जो एम्पायर का गेन था उसको कंसोलिडेट किया। आज के समय में सेंचुरीज की नेग्लेक्टेड और सिल्टेशन की वजह से ये जो लेक है काफी श्रिंक हो चुकी है। कैनाल जो है वो क्लोग्ड हो चुकी हैं। इसी को रिवाइव करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 19.25 करोड़ की रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। इसके अंदर जो लेक बर्न्स हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से स्ट्रेंथन किया जाएगा। इरिगेशन चैनल्स जो है उनको रिनोवेट किया जाएगा ताकि हजारों एकड़ जो फार्मलैंड है उसको फिर से पानी मिल पाए। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे
जैसे कि पार्क और जो म्यूजियम है वो डेवलप किए जाएंगे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। ये सिर्फ हेरिटेज कंजर्वेशन नहीं बल्कि प्रेजेंट डे एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट का भी प्रोजेक्ट है। चोलागंगम लेक और उससे जुड़ी हुई आर्किटेक्चर हमें रिमाइंड करवाती है कि बहुत साल पहले भी इंडिया में अर्बन प्लानिंग और वाटर इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। ये सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि चोला डायनेस्टी की विजन, साइंटिफिक टेम्परामेंट और कल्चरल रिचनेस का एक लिविंग मोन्यूमेंट है। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने जो है जिस फोरसाइट से इस कैपिटल सिटी को बनवाया, इसके अंदर मैसिव टेंपल और रिजर्वोयर्स को बनवाया, ये सब हमें बताता है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सिविक प्लानिंग कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारी अपनी इतिहास का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो दोस्तों ये जो लेक है चोलागंगम लेक, ये सिर्फ तमिलनाडु का प्राइड नहीं है, पूरे इंडिया का प्राइड है। ये हमें सिखाता है कि आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, इंजीनियरिंग को मिलाकर कैसे काम किया जा सकता है, जो कि हजारों साल के बाद भी रिलीवेंस रखता हो। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट आज इसको रिस्टोर कर रही है तो ये सिर्फ अतीत को संजोने की बात नहीं है बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर सिक्योरिटी, टूरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करने का भी कदम है। और यही जो है राजेंद्र चोला फर्स्ट की असली लेगेसी है, एक एम्पायर जिसने टेक्नोलॉजी, कल्चर और डिवोशन को एक साथ इंटीग्रेट करके हिस्ट्री में अपने नाम को अमर कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था चोलागंगम लेक को लेकर वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।